नमस्कार, मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और फिन निफ्टी एक्सपायरी का दिन यानी कि ट्यूसडे का दिन भारतीय बाजारों में आज थोड़ा सा फ्लैट साइड पे कामकाज था फर्स्ट हाफ में, लेकिन सेकंड हाफ में एक अच्छा स्पाइक आया और स्पाइक के बाद निफ्टी बैंक आधा % के आसपास की बढ़त पे बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी में भी थोड़ी बहुत खरीदारी थी और लगातार ये 13वां सेशन, जबकि बाजार तेजी के साथ ही अपने नए ऊपरी स्तरों के साथ ही क्लोज होते हुए दिखाई पड़े। आज आईटी थोड़ा सा बैकफुट पर था, निफ्टी बैंक में खरीदारी थी, आज फार्मा में खरीदारी थी और बहुत स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी थी। कल जैसे ऑयल एंड गैस चल रहा था, ऑयल एंड गैस नहीं चल रहा था। अदानी समूह आज बैकफुट पर था। थोड़ा बहुत स्पेसिफिक स्टोरीज में डिफेंस का कामकाज कर रहा था, एचएएल, माजगांव डॉक वगैरह सब चलते हुए दिखाई पड़े। वो नए डीएसी की जो मीटिंग थी उसके मद्देनजर खरीदारी थी। कंज्यूमर ड्यूरेबल में आज खरीदारी देखने को मिल रही थी। आज बैंक्स लास्ट आवर में थोड़ी बहुत खरीदारी दिखा रहे थे। इसके अलावा सेलेक्टिव आईटी में आज खरीदारी थी। फार्मा में सेलेक्टिव फार्मा कंपनियां जो तेजी में कामकाज कर रही थी, ऐसे कामकाज हो रहा था बाजार में। और न्यूज़ फ्लोज के दम पर या ब्लॉक, आज वो लिस्टिंग हुई, ब्लॉक ब्लस्टर लिस्टिंग थी आज प्रीमियर की। बढ़िया लिस्टिंग, 120% के आसपास की लिस्टिंग होते हुए दिखाई पड़ी एक समय पर। बाद में करीब 80% प्रीमियम के साथ वो लिस्ट भी हुआ, बंद हुआ। अच्छी तेज़ी वहाँ देखने को मिली। एंड अदरवाइज भी बाकी सारे स्टॉक्स में जो मूव थे वो कैरी हुए। कुछ न्यूज़ फ्लोज का इम्पैक्ट था। एमएसटीसी ऐसी कंपनियों में एक बिकवाली लगातार बनी हुई है, वो बिकवाली वहाँ कंटिन्यू होते हुए दिखाई पड़ी। सो बहुत हद तक न्यूज़ स्पेसिफिक है, स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी है जो मार्केट रीड कर रहा है, जिसके हिसाब से कामकाज कर रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप में 1/4% के आसपास की बढ़त देखने को मिली। मिड कैप इंडेक्स करीब आधा % ऊपर था, बाद में 1/4% ऊपर बढ़त के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। एंड स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 1/4% की बढ़त के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। पीएसयू बैंक में प्रेशर था, प्राइवेट बैंक्स में खरीदारी थी, जिसका एक इम्पैक्ट आप मार्केट में रीड करते हुए देख रहे थे। अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की और बातचीत करते हैं कुछ सवालों को लेकर जो कि अलग अलग माध्यम से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दलबीर साहब का सवाल है, सुमित जी आप नियमित दर्शक हूं, शुक्रिया दलबीर साहब। मार्गदर्शन करें, फाइजर, नैटको, डॉक्टर रेड्डी, इन तीनों में से कौन सा सीएमपी पर एक साल के लिए बेहतर है? एक साल के लिए नैटको सीम्स बेटर। फाइजर, नैटको और रेड्डी में सबसे सस्ता वैल्यू सो फार नैटको में है। देन कम्स एल्केम, देन कम्स रेड्डी, या देन कम्स रेड्डी और देन कम्स एल्केम। फाइजर सबसे महंगा है इन सब में। फाइजर के लिए वैसे भी एक फेमस सेइंग है ग्लोबली, कभी आप अगर यूएस मार्केट ट्रैक करते हो तो उसको ज़ॉम्बी स्टॉक बोलते हैं। ज़ॉम्बी इसलिए कि वो धीरे धीरे चलता है, ज़ॉम्बी की तरह, सो इसलिए उसको ग्लोबली ज़ॉम्बी स्टॉक बोला जाता था। लेकिन कंपनी अच्छी, इसमें कोई डिनाइल नहीं है, बट स्टॉक नहीं चलता, ठीक है। अच्छी कंपनी, अच्छे शेयर में अंतर तो होता ही हमेशा से। लेकिन नैटको सीम्स बेटर, देन कम्स एल्केम एंड देन कम्स रेड्डी। बस एक चीज़ मैं आपको और बोलना चाहूँगा कि फार्मा से ना वैसी उम्मीदें मत लगाइएगा जो बैंक से और रियल्टी से आप लगा के चलते हैं। फार्मा का बीटा ना सबसे कम होता है, वो चलता भी बहुत धीरे है और टूटता भी बहुत कम है। अगर निफ्टी कभी बहुत बुरी तरह टूटेगा तो फार्मा बहुत बुरी तरह नहीं, बुरी तरह टूटेगा, लेकिन बाकी सब बहुत बुरी तरह टूटेंगे। सो उसकी गिरने की इंटेंसिटी बाकी इंडेक्स के कंपैरिजन में कम होती है और चलने की इंटेंसिटी भी स्लो होती है, क्योंकि वो डिफेंसिव है, आराम आराम चलते हैं, बहुत ज़्यादा ना भागते हैं ना बहुत ज़्यादा टूटते हैं। सो उम्मीदें रीजनेबल रखिएगा, नॉन रीजनेबल उम्मीदों के साथ मत बढ़िएगा आगे। सर, एक्शन कंस्ट्रक्शन नैटको C8 हैज़ 22, 25, 18% रिटेल होल्डिंग। इज इट स्टिल वर्थ फॉर नेक्स्ट जनरेशन विद रियली गुड रिटर्न ऑफ 14 to 16%? देखो अली साहब, रिटेल होल्डिंग का एक पैटर्न होता है। कैसा पैटर्न होता है? एक स्टॉक में तेजी आती है, रिटेल उसको देखकर लोड कर लेता है कि ये हमसे निकल रहा है, वो फोमो होता है ना कि निकले जा रहा है, निकले जा रहा है। आप लोगों को भी हो रहा होगा कि आज का आईपीओ हमारे हाथ नहीं आया, तो बहुत सारे लोगों ने शायद आज सुबह खुलते के साथ ही वो चढ़ गए उसके ऊपर, ये देखकर कि बहुत अच्छी कंपनियां ले लेते हैं, आईपीओ मिला नहीं, तो अब 120% पे वो आपको मिल गया ऊपर। अब वो, मैं ये कहता हूँ यहाँ से शायद चल भी जाए ना भी चले, लेकिन बहुत टाइम तक उसमें रिटेल अगर लोड कर लेगा बहुत सारी पोजीशन, जो ट्रेंड में होता है या जो आईएक्स में हुआ। आईएक्स वाज अ क्लासिक एग्जांपल। आईएक्स सबको अच्छा लगने लग गया, सबने भर लिया बहुत सारा। आईएक्स नहीं चला, बहुत टाइम तक कंसोलिडेशन में रहा, धीरे 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 करके रिटेल उसमें से निकलना शुरू कर रहा है। एक टाइम पे 42% रिटेल हिस्सेदारी थी, घटते घटते 36 या 37% के आसपास आ गई है। सो धीरे 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 करके रिटेल उसको, जब वो चलेगा ही नहीं तो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, बहुतों के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड मनी होती है यहाँ वहाँ घुमाने के लिए। सो आपका ये पैसा यहाँ नहीं चले रहा तो आप उसमें वहाँ चले जाओगे, वहाँ नहीं चल रहा तो वहाँ चले जाओगे, ये आम धारणा है। सो अगर बहुत दिन तक रिटेल नहीं रहेगा तो कुछ दिन बाद जब रिटेल होल्डिंग कंफर्टेबल जोन में आ जाएगी, वापस स्टॉक चलना शुरू हो जाएगा, फिर रिटेल आ जाएगा उसके फोमो को देख के। सो ये चलता रहता है। अब ये लॉन्ग टर्म में ये काम नहीं करता, क्योंकि लॉन्ग टर्म में शेयर में सब कुछ खत्म हो जाता है।
ना आप जो लोग कहते हैं ना सब लोग कि ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक है या रिग्ड है, ये सब लॉन्ग टर्म में काम नहीं करता। एक ऑपरेटर या एक रिग्ड स्टॉक कुछ ही दिन के लिए तो रिग्ड रहेगा, लॉन्ग टर्म उसकी प्रॉफिटेबिलिटी ही उसे चलाएगी और कुछ नहीं चला सकता। वो अगर प्रॉफिटेबल है, कंपनी उसकी ग्रोइंग है, नंबर अच्छे हैं, तो हर चीज़ सबसाइड हो जाएगी और कंपनी धीरे धीरे चलती रहेगी। क्योंकि वो कुछ साल नहीं चलेगा, एक फाइन डे चल जाएगा, 2-3 दिन में चल जाएगा, 2-3 महीने में सालों की कसर पूरी कर देगा। सो लॉन्ग टर्म में आपके लिए कोई और चीज़ काम नहीं कराएगी, सिर्फ बॉटम लाइन। और लॉन्ग टर्म में क्या सोचना है, क्या देखना है, एक ही चीज़, कंपनी की डेट की सिचुएशन, कंपनी की प्रमोटर क्वालिटी, कंपनी की प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी। अगर 3-4 साल में प्रॉफिट डबल हो रहा है तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आराम से शेयर में बैठे रहिए। आज नहीं होगा 3 साल बाद हो जाएगा। एक्शन कंस्ट्रक्शन 3 साल में प्रॉफिट डबल किया उसने, एल्केम लैब 3 साल में किया है, 4 साल में किया है, एपीएल अपोलो ने किया है, एस्ट्रल ने किया, पीडीलाइट ने किया, एशियन पेंट्स ने किया, इन सब कुछ साल में अपने प्रॉफिट को डबल कर देते हैं। पॉलीकैब ने किया। सो उनके रिजल्ट आपके सामने है। केईआई ने किया, तो जैसे जैसे उनके रिजल्ट आए प्रॉफिट डबल होते गए, शेयर भी वैसे वैसे चलता गया। कुछ दिन नहीं चला, केईआई नहीं चला बहुत टाइम तक, जब चला तो रुका नहीं। सो वो आपको सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी पे ही स्टिक करना है। प्रॉफिट इज द की, बाकी सब चीजें उसके आगे बेकार हैं। जब तक आपकी कंपनी में प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट ग्रोइंग नहीं है, कोई भी धंधा अगर कोई कंपनी करती है, कोई इंसान करता है, कोई भी आदमी करता है, वो मुनाफे के लिए करता है ना। तो मुनाफा अगर नहीं है तो फिर फायदा क्या है उस बिजनेस का? क्यों आके आप सुबह सुबह बैठ रहे हो दुकान पर? सो इट इज द की। अब उसके इर्द गिर्द बाकी चीजें हैं कि आप कैश फ्लो भी देख लो, वैल्यूएशन देख लो, वो नियर टर्म में आपके एंट्री एग्जिट को टाइम करने के लिए आप जो मर्जी जोड़ लो उसमें, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका कुछ नहीं चलता। प्रोमोटर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसकी इंटेंशन ये खराब है। अब जैसे जी में प्रॉफिट है लेकिन नहीं चल रहा फिर भी 10 साल से, क्योंकि वहाँ पे और बहुत सारे इश्यूज भी हैं। सो ये चीज़ों को भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, लेकिन वो सेकेंडरी होती हैं, ये वन ऑफ केसेस होते हैं या लिमिटेड केसेस होते हैं। मेजरली प्रॉफिट पे ही आपको फोकस करना है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। सर PGEL है 100 शेयर, क्या करें? होल्ड कर सकते हैं लेकिन चला बहुत है, तो सब ध्यान रखना। स्टॉप लॉस या ट्रेल करो, बेस्ट है। नमस्ते सुमित जी, 40% प्रॉफिट इन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड एक्सिस एंड PGIM, गुड आइडिया टू सेल वन कंप्लीटली एंड बुक जस्ट प्रॉफिट इन ईच अदर। देखो राकेश जी, आज की इस समय में मैं जब शाम का शो करता हूँ म्यूचुअल फंड वाला, तो उसमें ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं कि मेरे पास म्यूचुअल फंड में 60% का गेन है, 40% का गेन है, 50% गेन है, मैं निकल जाऊँ क्या? सर म्यूचुअल फंड इज नॉट शेयर, इट इज़ म्यूचुअल फंड। उसका एक पर्पस होता है जिसके लिए आपने लिया, कि मैं 5 साल बाद के लिए ले रहा हूँ, 10 साल बाद के लिए ले रहा हूँ, बच्चे की पढ़ाई के लिए ले रहा हूँ, अपनी शादी के लिए ले रहा हूँ, गाड़ी के लिए ले रहा हूँ, घर के लिए ले रहा हूँ। 50 पर्पस हम लोग रखते हैं अपनी फ्यूचर प्लानिंग के लिए। उसमें हर चीज़ को अगर आप ट्रेडिंग में जोड़ देंगे तो सेव कहाँ से होगा, इन्वेस्ट कहाँ से होगा? होता है ना, फैमिली गोल्ड क्यों बचा रहता है? क्योंकि वो गोल्ड है, वो कभी यूज ही नहीं हो रहा है, वो घर पे रखा है, लॉकर में बंद है, इसलिए यूज नहीं हो रहा है। अगर वो ट्रेडिंग में आ गया तो वो भी चला जाएगा। सो फ्यू थिंग्स आर मेंट फॉर इन्वेस्टमेंट, वहां पर्पस के साथ चल रहे हैं, SIP के साथ डिसिप्लिन में आगे बढ़ रहे हैं, वहां ये ऊपर नीचे के उतार चढ़ाव से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा आपको। क्या होगा, ये रिटर्न एक दिन घट के 40 से 20% आ जाएगा, क्योंकि एवरेज रिटर्न वही है, वही आना ही एंड ऑफ द डे। लेकिन आप आज बेच दोगे, आप वेट करोगे किसी फॉल में मैं लूंगा, उस फॉल वाले दिन आपके पास पैसा है नहीं है, आपके पास ये पैसा कहीं और स्टक है, आपके पास वो हिम्मत है कि नहीं ये शेयर यहाँ से या ये फंड यहाँ से और नीचे जाएगा, आप तो यही सोचोगे। गिरते हुए शेयर और गिरते हुए फंड में तो ये लगता है सबको और नीचे आएगा, तो हम और नीचे लेंगे। सो क्यों इतनी टाइमिंग का लोड ले रहे हो सर? 20 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो 20 साल के रूल के हिसाब से चलिए ना। हो सकता है 5 साल में आपका 20 साल का रिटर्न आ जाए, यू गेट लकी समटाइम्स। जैसे होता है ना, वो हीरो मोटोकॉर्प ने जो 3 साल नहीं दिया, ओला ने 3 दिन में दे दिया। सो ये तो रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा ना कि हीरो मोटोकॉर्प खराब हो गई या ओला बहुत अच्छी हो गई। खराब दो भी नहीं है, खराब वो भी नहीं है, लेकिन ठीक है, सबका अपना टाइम जोन होता है। तो आप ट्रेड मत करिए एटलीस्ट म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड आर मेंट फॉर योर प्लानिंग एंड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। आप ओवर एक्सपोज है स्मॉल कैप में, वो आपकी हेडेक है, वो गलती है, उसको आप राइट साइज कर सकते हैं। लेकिन आप एक ही स्मॉल कैप फंड को ऊपर बेचेंगे, नीचे फिर खरीदेंगे और उसको टाइम करके ट्रेड करेंगे, ये एज ऑफ नाउ द लॉजिक सही नहीं है। बाकी आपने खुद ये डिसीजन लिया है तो आप ज्यादा बेहतर समझते हो, आप अपने हिसाब से समझिए। आपको अगर सही लग रहा है, आप ये काम कर सकते हो तो आप जरूर करिए, लेकिन लॉजिक ये नहीं कहता, एटलीस्ट जानकार तो यही कहते हैं जितने हमारे यहाँ आते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से ज्यादा बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। और स्वान एनर्जी बाइंग 730, क्वांटिटी 800। सिंह साहब होल्ड तो कर सकते हो, थोड़ा ऊपर के लेवल पे कॉस्ट है आपकी,
लेकिन नियर टर्म में अगर आप रहना चाह रहे हो तो 670 680 स्टॉप होगा आपका नियर टर्म में। लेकिन लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में कंपनी ठीक कर रही है, लास्ट क्वार्टर के नंबर अच्छे थे, प्लस इनकी एक बड़ी लिस्टिंग अवेटेड है, वो लिस्टिंग को ही बाजार कीनली वॉच कर रहा है कब आती है रिलायंस नेवल की लिस्टिंग। जैसी रिलायंस नेवल की लिस्टिंग आएगी वो कंपनी के लिए एक अच्छा ट्रिगर होगा। सो उसको आधार मान के आप बने रह सकते हो एज ऑफ नाउ। डिफेंस में कंपनी काम करती है तो डिफेंस में अगर कुछ ऑर्डर डिस्पेंस होते हैं तो वो कंपनी के लिए भी बढ़िया बेनिफिशियरी रहेंगी। इनके पास भी एक शिपयार्ड है बड़ा, तो ठीक कंपनी का काम अच्छा है, आप होल्ड कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और ब्लैक रॉक ने भी इसमें माल लिया है जहां क्वांट ने माल बेचा था वहां। सो इनकी बाइंग का कॉस्ट देख लेना, ब्लैक रॉक जैसा बड़ा फंड अगर वहां पे बाय कर सकता है तो आप भी बने रह सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके सर, पीटीसीआईएल पर मार्गदर्शन करें। हैविंग 8000 नाउ इन प्रॉफिट ऑफ 80%, शुड आई होल्ड इट फॉर 3 to 5 ईयर, रेडी टू बियर रिस्क इफ इट इज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग। देखो वीरेन जी, ये कंपनी सच में अच्छी है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। ये लखनऊ की कंपनी है, मैं जहाँ रहता हूँ मेरे पड़ोस में एक जगह है ऐशबाग, वहाँ ही कंपनी, मतलब जो लखनऊ के निवासी हैं शायद जानते भी होंगे। तो इसलिए नहीं कि मेरे पड़ोस में कंपनी अच्छी है, नहीं, कंपनी इसलिए अच्छी है क्योंकि टाइटेनियम में मेजरली कामकाज करती है और टाइटेनियम के लिए जो मेजर सप्लायर इंडिया के उसमें ये आते हैं। ये ना केवल डोमेस्टिक एयरलाइन इंडस्ट्री को सप्लाई करती है, डिफेंस को सप्लाई करती है, प्लस इन्होंने एक नया जो डिफेंस कॉरिडोर बनाया नोएडा के पास, मतलब ये यूपी में अंदर, उसमें इन्होंने एक नया अपना प्लांट सेटअप किया है। जो इनके बाजू वाला प्लांट है वो जस्ट बोइंग का है। सो इट इज़ अ वेरी गुड कंपनी अदरवाइज, ये एक अच्छी चीज़ है, अच्छे नंबर है, अच्छी ग्रोथ है। मतलब 6% के आसपास स्टेक तो इसमें विकास खेमानी साहब ओन करते हैं, बढ़िया मैनेजमेंट है, छोटी इक्विटी है, हर चीज़ अपनी जगह सही है। कंसर्न क्या है? कंसर्न है हायर डेट, कंसर्न है कंपनी की हायर वैल्यूएशन। 500 के मल्टीपल पे स्टॉक काम करता है, अभी 585, अभी पढ़कर आया हूँ 5 मिनट पहले, ट्वीट भी कर दूंगा थोड़ी देर बाद, आप देख लेना। हाईएस्ट पीई वाली कंपनी जब मैं ढूंढ रहा था तो उसमें नाम आता है 585 का मल्टीपल, यानी कंपनी का शेयर 1 रुपया मुनाफा कमाता है, ईपीएस कमाता है, और 500 रुपये पे शेयर कामकाज कर रहा है। आप इस तरह से समझिए कि 1 रुपये ईपीएस कमाने वाली कंपनी 500 रुपये कमा रही है, तो ये कंपनी 28 रुपया ईपीएस कमाती है, इसलिए 585 गुना ऊपर वो जो दाम है 15,000 16,000 वहां पे कामकाज करती है। सो ये मोटा मोटा इसका वैल्यूएशन है, विच इज कॉस्टली। आप 80% प्रीमियम पे हैं, आपके पास एक एज है और एक एज नहीं है। एज ये है कि लो इक्विटी है तो बिकने के लिए माल बहुत आएगा नहीं, क्योंकि बेचेगा कौन, या तो कोई फंड बेचेगा, एफएनओ में शेयर है नहीं, कैश में शेयर कौन बेचेगा। सो ये एक पार्ट का एज है। लेकिन नुकसान क्या है कि वैल्यूएशन महंगे है, तो कहीं किसी दिन प्रमोटर ने अगर माल ऑफलोड किया तो बड़ा ड्रिप भी आ सकता है, या कभी अगर बाजार में बिकवाली आई, जो कभी आएगी या नहीं पता नहीं, लेकिन जब भी आएगी अगर आई तो हो सकता है अगर ऐसा ड्रॉप आता है तो ये वैल्यूएशन महंगे दिखाई पड़ रहे हैं, या कंपनी कुछ समय के लिए कंसोलिडेशन में चली जाएगी अपनी अर्निंग को बढ़ाने के लिए। सो ये सब चीज़ें होता रहेगा, लेकिन 80% का गेन कोई छोटा गेन नहीं होता। आप एटलीस्ट 100% गेन में मोटा मोटा बैठे हैं, आपकी पोजीशन डबल हो चुकी है। सो हाफ नहीं तो एटलीस्ट हाफ का हाफ निकाल के कैपिटल तो फ्री कर लीजिए अपना। फ्री के शेयरों को आप थ्रू आउट लाइफ दे दीजिए, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बता जाइए कि ये पासवर्ड है, बेच देना। लेकिन आप चाहो तो इसे होल्ड कर सकते हो फॉर अ नेक्स्ट जनरेशन एज वेल, बट एटलीस्ट खुद को प्रोटेक्ट कर लीजिए अपना कैपिटल निकाल के। जितना सेफ रहकर आप बाजार में काम करें वो आपके लिए उतना अच्छा है। एक बड़ा अच्छा वाकया किसी ने इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछा था अभी थोड़ी देर पहले कि आईपीओ जो आज का लिस्ट हुआ है प्रीमियर, उसमें रफली 80% का उन भाई साहब वो गेन था। उन्होंने पूछा कि 80% का गेन है, क्या यहाँ पर निकल जाए या और ऊपर निकलने, आपकी क्या राय है? सर मैंने कहा 80% का गेन आप निकल सकते हो, एटलीस्ट अपना आधा पैसा निकाल लो, आधा बेच दो। तो बोलते हैं 80 तो सर कम है, थोड़ी पहले तो 100 था। तो मेरा एक ही सवाल था, सर पूरी ज़िंदगी हमारे मतलब आपका लोगों का नहीं पता, लेकिन हमारे 4 फादर्स जो थे उन्होंने 9% की ब्याज एफडी में, मैक्सिमम 12% की म्यूचुअल फंड में का सारी प्लानिंग की अपने फाइनेंशियल्स की। आज बड़े बड़े फंड मैनेजर भी इतने में ही प्लानिंग करते हैं, 9% और 12%, 14%, मैक्सिमम 15% पे सारे म्यूचुअल फंड, सारे एसेट क्लासेस। 80% आपको एक दिन में मिल रहा है अलॉटमेंट के 5 दिन के अंदर, यानी पूरे 5 दिनों के खेल में आपको 80% गेन आ रहा है। आपको वो भी गवारा नहीं है, वो भी कम लग रहा है। सो अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ ग्रीड विच इज नेवर गोइंग टू एंड, क्योंकि आपके लिए जितना मिले उतना कम, वो तो ऑब्वियस ही बात है। सो एटलीस्ट कहीं तो रीजनेबल हुई है, कोई तो ये चीज़ सोचिए कि यहाँ पर ये चीज़ का एक रीजनेबल दाम होना चाहिए। बाजार बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ आगे भी अच्छा रहे, लेकिन एटलीस्ट खुद की आदत तो मत बदलिए। आज नहीं तो कल ऐसा दिन भी आ सकता है कि आपको 10% से ही संतुष्ट रहना पड़े, शायद वो बेस्ट टाइम होता है। सो आज 80 सोच के चल रहे हैं, कल कहाँ ही सिचुएशन आएगी,
तो इसलिए थोड़ा सा एटलीस्ट राइट साइज कर लीजिए अपने थॉट प्रोसेस को। हमेशा ऐसा दिन नहीं रहेगा, हमेशा ना मानसून रहता है, ना हमेशा सर्दी रहती है, ना हमेशा गर्मी रहती है, ना हमेशा बुल मार्केट रहेगी। स्टैग्नेंट हो जाएगी, बियर हो जाएगी, या मे बी कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाएगी। तो एटलीस्ट थोड़ा सा कॉशियस रहिए। मैं पेसिमिज्म नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा रियलिस्टिक बता रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद ज़्यादा बड़े जानकार हैं। आज भी अपॉर्चुनिटी है सस्ती बाजार में, लेकिन महंगी चीज़ों से एटलीस्ट थोड़ा सा दूर रहिए। ओके जी, आगे बढ़ते हैं चलिए। और GSPL होल्ड करिए सर, इसमें तो मर्जर ही आने वाला है, सो ऐसा तो कोई इशू नहीं है, आप आराम से बने रह सकते हैं। Good afternoon, Sumit ji. Thank you for sharing your knowledge. Thank you, Bala Saab. With all of us, please give your opinion on Piramal, PVR, Inox, IDFC First Bank and Suzlon. Suzlon 100 के ऊपर के मल्टीपल पे है, PVR लॉस मेकिंग है, सेकेंड हाफ ठीक हो जाएगा, IDFC फर्स्ट मर्जर में है, एंड पिरामल के नंबर लास्ट क्वार्टर के बहुत वीक आए थे। सो थोड़ा सबके सब में कुछ ना कुछ मोमेंटम है। लार्ज लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए इधर IDFC और Inox, इन दोनों को आप ओन कर सकते हो, लेकिन दोनों में वैल्यूएशन पार्ट थोड़ा सा महंगा है। तो थोड़ा IDFC में नहीं, सुजलॉन में और इसमें Inox में, लेकिन ठीक है, अभी आप होल्ड करिए, थोड़ा सा ट्रेल करते रहिए। बहुत लंबी अवधि के लिए ले रहे हैं तो Inox सीम्स बेटर, और सुजलॉन के केस में एक एग्जॉर्बिटेंट गेन हाल फिलहाल में आया है। 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, करीब करीब 8,000 करोड़ रुपए की बिक्री है साल की, अभी मैंने ट्वीट किया, वहाँ पढ़ भी लीजिए। सो ये सब नंबर है, ऐसा नहीं मैं घर से ला रहा हूँ, ये फैक्चुअली करेक्ट नंबर है जो खुद कंपनी पोस्ट कर रही है। सो बाजार ने 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप दे दी 8,000 करोड़ की बिक्री के आगे, आप खुद लगाइए 10 टाइम्स से ज़्यादा तो उसकी मार्केट कैप टू सेल्स का रेशियो चल रहा है। इस तरह से अगर चलेगा तो थोड़ा वैल्यूएशन महंगा ही रहेगा ना, तो वो पार्ट को आप आइडेंटिफाई करके अकॉर्डिंगली यहाँ पे कॉल लीजिएगा। बट कुछ लॉस मेकिंग है, कुछ हायर वैल्यूएशन पर है, सो उस हिसाब से देख कर आप इसमें रणनीति बनाइएगा। सो सर, विभोर स्टील ट्यूब बाइंग प्राइस 396 ऐड करना है क्या? सर, विभोर स्टील ट्यूब अपने IPO से लेके अब तक अभी भी 50% के गेन पे है, जबकि IPO आया वो बहुत टाइम हुआ नहीं, और हाई से करीब करीब 30 से 40% नीचे आ चुका है। सो अगर आपने IPO अलॉटमेंट में लिया है तो आपकी जैकपॉट है, 50% गेन है, लेकिन अगर आपने खुले बाजार से लिया है तो आपका नुकसान है, ये 40% नीचे आ चुका है। सो आप ये चीज़ समझ कर लीजिए कि कोई कंपनी का वैल्यूएशन कहाँ आ रहा है। जैसे और दूसरा एग्जाम्पल है, OLX 70 रुपये का इशू प्राइस था, जिसके पास आज भी है उसको इशू प्राइस से 30% 40% का गेन है, लेकिन जिसने लिस्टिंग पर लिया या ऊपर जाके लिया उसको 30% का लॉस है। सो अंडरस्टैंड अ सिचुएशन, ये कोई चीज़ का एक फेयर वैल्यू होता है। आज भी प्रीमियर की लिस्टिंग हुई, एक्सीलेंट कंपनी, एक्सीलेंट मैनेजमेंट, एक्सीलेंट प्रोडक्ट, 120% ऊपर, वहाँ तो शॉर्टिंग बन जाएगी, और शॉर्टिंग की भी बहुत स्मार्ट लोगों ने, इंट्राडे में शॉर्ट करके कवर किया, एंड दे हैव मिंटेड गुड मनी आउट ऑफ इट, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई वैल्यू महंगी होती है। तो विभोर भी उसी टर्म पे है, स्टेबल होने दीजिए, नंबर्स देखिए, चीज़ें पिकअप करें, फिर काम कीजिए। सिर्फ इसलिए कि IPO आया है मुझे पैसा डालना है मत कीजिए, बहुत अच्छे सस्ते ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। चलिए, बहुत बात हो गई, बाकी बातें हम 5:30 बजे फिर करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय आप लोग जरूर लें, और CNBC आवाज़ के YouTube, Facebook, इंस्टा पेजेस पे आप लोग जुड़ सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। पूरी तरह से एटलीस्ट रिलाय थॉट पे ना करें, अगेन विद अ डिस्क्लेमर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।